बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसमें आज हमारा भाग है विजय, बीमारी और व्यापार, यानी अमेरिका के संदर्भ में हम विजय, बीमारी और व्यापार से संबंधित अध्ययन करेंगे। 16वीं सदी में यूरोप के जहाजियों ने पहले तो एशिया का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया था, यानी वो एशिया तक जो समुद्र का रास्ता था उन्होंने उसको ढूंढ लिया और फिर उसके बाद में वो अमेरिका तक भी पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका भी पहुंच गए थे। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और उसके बाद में पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक वो पहुंच गए थे। और उसके बाद में जो पूर्व आधुनिक विश्व था वो छोटा सा लगने लगा था, क्योंकि अब एक नए विश्व का भी उदय हो गया था। एक नया महाद्वीप उनके सामने आ गया था जो कि अमेरिका महाद्वीप के नाम से था। उसके बाद में उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह जैसा विशाल क्षेत्र ढूंढ लिया गया था। अब पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा था। अगर इससे पहले की बात करें तो सदियों तक जो हिंद महासागर है उसके पानी के अंदर व्यापार फल फूल रहा था, यानी वहीं पर व्यापार चलता रहता था और व्यापार का केंद्र भी तो हिंदुस्तान ही था। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में व्यापार फल फूल रहा था। भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है वहीं व्यापार सबसे ज्यादा होता था और इसके अंदर बहुत सारी सामानों का, सामग्रियों का, लोगों का, ज्ञान का और परंपराओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन यानी आना जाना लगा ही रहता था। इसमें विभिन्न तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। सामानों के द्वारा व्यापार होता था, व्यापार के द्वारा सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। उसके अलावा यात्री तो जाते ही थे साथ में, उनके साथ वो अपना ज्ञान भी लेकर के जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ज्ञान पहुंचता था। और विभिन्न परंपराएं जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये सब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी इसी मार्ग के द्वारा आते जाते थे। और भारतीय उपमहाद्वीप इस प्रवाह के रास्ते के अंदर एक अहम बिंदु था। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था और इस पूरे नेटवर्क के अंदर इस इलाके का बहुत जबरदस्त महत्व था, क्योंकि भारत तो उस समय सोने की चिड़िया था, व्यापार में भी सबसे प्रथम था, सबसे आगे था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। लेकिन जैसे यूरोपियों का दाखिला हुआ इस व्यापार के अंदर, इस मार्ग के अंदर, इस समुद्री मार्ग के अंदर, तो आवाजाही बहुत बढ़ गई थी और अब जो प्रवाह की दिशा है वो यूरोप की तरफ भी मुड़ गई थी, यानी अब प्रवाह यूरोप की तरफ भी होने लग गया था। एशिया से यूरोप व्यापार होने लगा था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और अब प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ गई थी। अमेरिका की खोज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो अमेरिका अपनी खोज से पहले लाखों वर्ष तक दुनिया में किसी के भी संपर्क में नहीं था, उसकी अलग ही दुनिया थी, अलग ही वो रहते थे। अमेरिका खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था और फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस अमेरिका को खोज निकाला था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। 16वीं सदी में आकर के अमेरिका के विशाल क्षेत्र ने और इसकी बेहिसाब खनिज पदार्थ और यहाँ की जो संपत्ति थी और यहाँ की जो फसलें थी, उन्होंने पूरे विश्व को यानी चारों दिशाओं में लोगों के जीवन का रंग रूप ही बदल दिया था। 16वीं सदी से अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी थी। बहुत बड़ा क्षेत्र था पूरे अमेरिका का बहुत बड़ा क्षेत्र था। वहाँ पर बहुत सारी फसलें होती थी, कई प्रकार की फसलें होती थी, खनिज पदार्थ भी बहुत निकलते थे। यहाँ अमेरिका से अभिप्राय पूरे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों से ही है। वहाँ पर फसलें खूब होती थी, खनिज पदार्थ खूब होते थे, खूब निकलते थे खानों में से, तो वहाँ पर लोगों की जो जिंदगी थी वो तो अच्छी थी ही, इसके अलावा उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भी लोगों के जीवन को बदल दिया था।
और जो आज के पेरू और मैक्सिको हैं, वहां की खानों से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते थे, बहुत कीमती मूल्यवान धातुएं निकलती थी, और विशेषकर रूप से हम कहें तो चांदी वहां पर बहुत ज्यादा निकलती थी, और इस चांदी ने यूरोप की संपदा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं जैसे खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बहुत बढ़ा दिया था। और जब यूरोप की संपदा बहुत बढ़ गई तो वो विश्व व्यापार में भी आने लगा, और पश्चिमी एशिया के साथ यूरोप के व्यापार ने बहुत गति पकड़ ली थी। इससे पश्चिमी एशिया के साथ यूरोप के व्यापार को गति मिली थी। और 17वीं शताब्दी आते आते तो यह स्थिति हो गई कि यूरोप के अंदर दक्षिणी अमेरिका की जो धन संपदा है उसके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां एक दूसरे को सुनाए जाने लगे थे। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे, और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत लोग एल डोरंडो को एक सोने का शहर मानने लगे थे। उनके एल डोरंडो वहां का एक शहर है अमेरिका का, उसको उन्होंने ये माना कि वो तो शायद सोने का ही बना हुआ है, और इसलिए उसकी खोज के लिए बहुत सारे खोजी अभियान प्रारंभ कर दिए गए थे, यानी खोजी अभियान चल दिए थे उसको खोजने के लिए, उस सोने के शहर को। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे, और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए थे। और अब विजयों को देखते हैं हम। और देखिए बच्चों, 16वीं सदी के मध्य में आते आते पुर्तगाली और जो स्पेनिक सेनाएं थी, स्पेन की जो सेनाएं थी, उनकी विजय यात्रा प्रारंभ हो गई थी। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। और कहां पर? उन्होंने अमेरिका को ही अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उनकी जो सेनाएं हैं वो सैनिक ताकत के दम पर ही जीतती थी, यानी उनकी सेनाओं बहुत ताकत थी या उनके पास बहुत शानदार हथियार थे, ऐसा नहीं था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। और यहां तक की बात तो इतनी है कि जो स्पेन के विजेता थे उनके पास तो परंपरागत रूप के सैनिक हथियार तक भी नहीं थे। स्पेन के विजेताओं के पास परंपरागत किस्म का कोई भी सैनिक हथियार नहीं था। फिर क्या था उनके पास में? उनके पास में चेचक जैसी बीमारी के कीटाणु रूपी हथियार थे, जो उनके जो सैनिक और अफसर अपने देश से वहीं से वो लेकर के अमेरिका में आए थे। उनके पास तो चेचक जैसे कीटाणु रूपी हथियार था जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचा था। और चूंकि अमेरिका लाखों वर्षों से दुनिया से अलग थलग रहा था, किसी के संपर्क में नहीं था, कोई उसको जानता भी नहीं था, इसलिए जो यूरोप के लोग अपने साथ इन बीमारियों को लेकर के वहां पर आए, इन चेचक के कीटाणुओं को वहां पर लेकर के आए, तो उसके लिए अमेरिका के लोगों के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता ही नहीं थी। यानी उस रोग को रोकने की क्षमता जो शरीर के अंदर होती है, पहले से अगर कोई शरीर में बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को दोबारा आने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन उनके तो कभी इस प्रकार की बीमारी हुई ही नहीं थी, इसलिए उनके चेचक के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उनके शरीर में थी ही नहीं। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। और फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो चेचक बीमारी थी उसका अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मारक साबित हुई, लोगों पर इसका बहुत भयंकर वाला प्रभाव पड़ने लगा। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। और एक बार ये जब संक्रमण फैलने लगा तो आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे महाद्वीप में ही फैल गया था, सबको ही ये बीमारी होने लग गई थी। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में ही फैल गई। और जहां पे यूरोपीय लोग गए भी नहीं थे, वो पहुंचे भी नहीं थे, वहां के लोग, वहां पर भी अमेरिका के लोग इसकी चपेट में आ गए थे। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में
आ गए थे और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के पूरे समुदायों को ही इसने नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया था। और इस प्रकार से यूरोप से जो अमेरिका को जीतने के लिए आए थे यूरोपीय घुसपैठिए, उनकी जीत का तो रास्ता अपने आप ही आसान हो गया था। इस प्रकार से यूरोपीय घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। अगर मान लो कोई बंदूकों से या अस्त्र शस्त्रों से हमला करे तो उसको तो हम खरीद भी सकते हैं और उसको तो छीन करके भी जो विरोधी हैं या हमलावर हैं उनसे मुकाबला किया जा सकता है, वापस उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन चेचक जैसी बीमारी के साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता। चेचक के लिए तो ऐसा कर नहीं सकते। अस्त्र शस्त्र अगर सामने चल रहे हो तो उसको तो हम कैसे भी उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बीमारी का मुकाबला कैसे किया जाए? बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। अमेरिका वाले भी मजबूर थे, वो कैसे मुकाबला करते? उनके शरीर के अंदर इस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं थी जिससे वो चेचक बीमारी का मुकाबला कर सकते, और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे समाप्त हो गए। यद्यपि वैसे अगर देखा जाए तो जो यूरोपीय हमलावर थे उनके पास तो चेचक से ठीक होने के उनके पास तरीके भी थे, उपाय भी थे, और उनके शरीर के अंदर तो इस बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी। यद्यपि यूरोपीय हमलावरों के पास तो चेचक से बचाव का तरीका भी था और साथ ही उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी, तो वो तो बच जाते थे यूरोप के जो हमलावर थे, और अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो इस बीमारी के कारण मर जाते थे। और इस प्रकार से यूरोपीय हमलावरों के लिए जीत का रास्ता अपना आप ही आसान होता चला गया और उन्होंने वहां पर पूरे अमेरिका में अपना अधिकार कायम कर लिया। देखिए, जैविक युद्ध की बात करें हम तो बच्चों, जैविक युद्ध क्या है? जो कीटाणुओं या जीवाणुओं के द्वारा जो युद्ध किया जाता है वो जैविक युद्ध है। यदि कीटाणुओं को किसी जीव के या पौधे के या किसी जानवर के शरीर के अंदर वो चले जाते हैं और वो उनमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है तो वो उससे मारे जाते हैं, और इस प्रकार से ये जैविक युद्ध कहलाता है जो जीवाणुओं या कीटाणुओं के द्वारा होता है। तो न्यू इंग्लैंड स्थित मैसेचुसेट्स कॉलोनी के एक गवर्नर थे जॉन विनथॉर्प। उन्होंने मई 1634 में लिखा था कि ये छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। यानी जो उपनिवेश कारक थे, यानी वहां पे उपनिवेश बनाने के लिए आए थे यूरोपीय लोग, जो वहां आए थे उपनिवेशकार, उनके लिए तो वो एक वरदान की तरह साबित हुई थी, क्योंकि इसके कारण वहां की जो देसी जनता है वो छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो सारी के सारे लोग वो समाप्त हो चुके थे, और इस तरह से उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे ही दिया है। यानी वो उसको अपनी ही मानते थे कि ये तो हमारा ही राज होना चाहिए था, और इस प्रकार से ईश्वर ने ही उनकी मदद करके उनको उनका वहां पर राज स्थापित कर दिया था। 19वीं शताब्दी तक भी यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य था, और वहां के शहरों में बहुत ज्यादा यानी बेहिसाब भीड़ थी, और बीमारियों का भी वहां पर साम्राज्य ही था। यानी बहुत सारी बीमारियां थी, बीमारियों का भी बोलबाला ही था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। यानी स्थिति बहुत खराब थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, बीमारियां थी, बहुत सारी भीड़ थी, और धार्मिक टकराव भी होते रहना एक वहां आम बात थी। धार्मिक टकराव होते रहना एक आम बात थी, क्योंकि यूरोप के अंदर ईसाई धर्म के दो भाग हो चुके थे। जो पहले से चला आ रहा था, जो पादरी और चर्च को मानते थे, वो कैथोलिक संप्रदाय के लोग थे, और उनके आडंबरों के कारण कुछ लोग उनका विरोध करने लग गए थे, वो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग हो गए थे, तो वो विरोधी कहलाते थे। उनसे टकराहट, आपस में एक दूसरे की बहुत ज्यादा टकराहट होती रहती थी, और जो धार्मिक रूप से असंतुष्ट लोग थे उनको बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। यह यूरोप की बहुत खराब स्थिति थी 19वीं शताब्दी तक भी। तो इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ कि वहां से लोग, हजारों लोग भाग करके और अमेरिका चले जाते थे, क्योंकि यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए इन सब कारणों से यूरोप से हजारों लोग भागकर अमेरिका जाने लगे। वहां जाके वो करते क्या थे? तो 18वीं शताब्दी तक तो वहां पर जो
यूरोप से जो लोग वहां जाते थे वो अफ्रीका से गुलामों को खरीद करके अमेरिका में ले जाते थे और उनसे वो बहुत जी तोड़ मेहनत करवाते थे और यूरोपीय बाजारों के लिए सामान तैयार करवाते थे, जैसे मुख्य रूप से कपास का, चीनी का, इस प्रकार के जो सामान है यूरोपीय बाजारों के लिए वो तैयार करवाते थे। 18वीं सदी तक यूरोपीय लोग अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर अमेरिका लाते थे और फिर उनको काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन करवाते थे। और आप देखिए इसकी स्थिति, गुलामों की खरीद फरोख्त, न्यू ऑर्लियंस, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1851 के अंदर का यह एक चित्र है। इसमें देखिए एक खरीदार खड़ा हुआ है और वो कतार में खड़े हुए गुलामों को गौर से देख रहा है। यहाँ पर खूब सारे ये कई पुरुष खड़े हैं, ये टोपी लगाए हुए, ये गुलाम हैं और यहाँ इसके सामने महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं जो बिकने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और इस प्रकार से इन जो गुलाम थे इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके लाया जाता था जिससे कि ये बाजार में इनकी अच्छी रेट मिल सके। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। इन गुलामों से फिर दिन रात काम करवाया जाता था, इनको काम में झोंक दिया जाता था, खानों के अंदर काम कराया जाता था, खेतों में काम कराया जाता था और ये बेचारे पूरे जिंदगी भर लाचारी से अपने काम में लगे रहते थे। अब देखिए 18वीं शताब्दी तक पूरे विश्व के अंदर भारत और चीन का ही दबदबा था, वही सबसे ज्यादा धनी देशों के अंदर माने जाते थे और यहां तक कि जो एशियाई व्यापार है उस पर भी चीन और भारत का ही सबसे ज्यादा दबदबा था। एशियाई व्यापार में भी चीन और भारत का दबदबा था क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा धनी देशों में भारत और चीन को ही गिना जाता था। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी आई तो 15वीं शताब्दी के आसपास चीन ने अपने दूसरे देशों के साथ संबंध रखना कम कर दिया। वो दूसरे देशों के साथ कोई ज्यादा संबंध ही नहीं रखता था और धीरे धीरे वो पूरे विश्व में अलग थलग सा पड़ने लगा। लेकिन 15वीं सदी के बाद से चीन ने दूसरे देशों से अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। और इस प्रकार से क्या हुआ कि चीन की तो विश्व के अंदर भूमिका घट गई। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के कारण विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो पश्चिम की तरफ खिसकने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा था और अब पश्चिम की तरफ कहां खिसकता हुआ कहां पहुंच गया, वो यूरोप में पहुंच गया और अब विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र यूरोप हो गया था। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914 में जो प्रवाह है उन प्रभावों के बारे में हम देखते हैं। जो वैश्वीकरण के अंदर जो प्रभाव हुए उनके बारे में हम देखेंगे, यानी 1815 से 1914 तक के बीच के। देखिए बच्चों, 19वीं सदी तक आते आते विश्व में सब बिल्कुल एकदम बदलने से लग गया था। बहुत तेजी से बदलाव आने लग गए थे। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से समाज की काया पलट हो गई थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी थी, यानी वैश्वीकरण हो चुका था। आर्थिक रूप से देखें तो पूरे जो संसार की सबकी आर्थिक स्थिति अब ठीक होती जा रही थी क्योंकि सबके व्यापार एक दूसरे से, व्यापारिक कारणों से लोग एक दूसरे से जुड़ गए थे। राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो एक अलग ही रूप देखने को आया था। सभी देश एक दूसरे से आपस में संबंध रखने लगे थे, अच्छे संबंध भी रहने लगे थे। साम्राज्यवाद की स्थिति तो थी ही और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया, उसके कारण भी सभी देशों का आपस में एक दूसरे से जुड़ना रहा। समाज की बात करें तो समाज में भी जो पुराने आडंबर थे या जो खराबियां थी उनका भी अंत होता गया और समाज नए रूप में सब लोगों के सामने आया था। संस्कृतियों का प्रचार प्रसार भी हो रहा था क्योंकि सभी देश एक दूसरे से जुड़ चुके थे, एक दूसरे के पास में उनका आना जाना प्रारंभ हो गया था और वैश्वीकरण के इस दौर के अंदर संस्कृति
संपत्ति का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। और अगर हम देखें ये सब इनका कारण क्या था, तो इनका कारण तकनीक थी, क्योंकि तकनीक का बहुत विकास हुआ, कंप्यूटर आ गए, प्लेन हवाई जहाज उड़ने लग गए, कुछ ही घंटों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लग गए। और सबसे प्रमुख कारण रहा संचार का, यानी टेलीफोन के द्वारा और विभिन्न ऐसे साधनों के द्वारा सभी देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए, इसलिए सारे समाजों की ही काया पलट हो गई थी। और इसने विदेशी संबंधों को भी नए ढर्रे में डाल दिया था, क्योंकि अब विदेशों के आपस में एक दूसरे से जुड़ने के कारण, वैश्वीकरण हो जाने के कारण सारे के सारे देश एक दूसरे के पास में आते चले गए थे और उनके संबंध भी नए प्रकार के हो गए थे। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रवाह बताए, 3 प्रभावों का उन्होंने उल्लेख किया है। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। और ये प्रवाह कौन से हैं? एक है व्यापार, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। अब देखिए इन तीनों प्रवाहों को देखते हैं अपन। पहला प्रवाह व्यापार। ये पहला प्रवाह व्यापार का माना गया है और ये 19वीं सदी के अंदर इसमें व्यापार के अंदर मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से तात्पर्य है। और वस्तुओं के व्यापार के अंदर देखें हम तो कपड़ा और गेहूं के व्यापार से इनका मतलब है। पहला प्रवाह व्यापार का होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था और इसके अंदर कपड़ा और गेहूं का प्रवाह, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार यानी वस्तुओं का व्यापार होना प्रवाह। दूसरा श्रम, दूसरा प्रवाह श्रम का माना गया है और इसमें काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही श्रम का प्रवाह कहलाता है। दूसरा प्रवाह श्रम का है जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी प्रवाह है ये, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे व्यापार के अंदर वस्तुओं का जाना, चाहे श्रम में लोगों का जाना। तीसरा प्रवाह पूंजी का माना गया है। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है जिसमें एक अल्प समय के लिए या अल्प समय या दीर्घ समय के लिए दूर दराज के स्थानों पर पूंजी का निवेश किया जाता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है, यानी पैसा लगाया जाता है और उस पैसे के बदले में मुनाफा कमाया जाता है। और इसके अंदर ये भी चूंकि वैश्वीकरण हो चुका है तो दूसरे देशों तक में भी पैसा लगाया जाता है। ये तीनों ही प्रवाह एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं और इन्होंने लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूदा संबंध टूट भी जाते थे, यानी जो उनके संबंध थे वो वैसे नहीं रह पाते थे। जैसे इसका उदाहरण हम ये इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो व्यापार और पूंजी का प्रवाह है, यानी वस्तुओं का आना जाना और पूंजी का प्रवाह, इन दोनों की बजाय अगर श्रम के प्रवाह की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी शर्तें थोप दी जाती थी, बहुत सारी शर्तों के आधार पर श्रम का प्रवाह किया जाता था। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे, जैसे वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो श्रम वाला प्रवाह है वो उन दोनों प्रवाहों से दूर हो चुका है, अलग तरह का हो चुका है। फिर भी यदि अगर हम इन तीनों प्रवाहों के बारे में एक साथ ही अध्ययन करें तो हम 19वीं सदी की विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में ठीक प्रकार से जान पाएंगे। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी हमको अब विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है। और इसमें तो आज बच्चों हम यही विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर हम विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।